बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक लॉ ऑफ मास एक्शन। इन इन 1864 टू नॉर्वेजियन केमिस्ट प्रपोज द लॉ ऑफ मास एक्शन, गोल्डबर्ग एंड पीटरवाज। यहाँ पे कहते हैं कि 1864 में दो नॉर्वे के कीमियादान थे जिन्होंने ये लॉ पेश किया, जिसका नाम था गोल्डबर्ग एंड पीटरवाज। इसके मुताबिक लॉस ऑफ मास एक्शन है क्या? The rate या speed of a chemical reaction is directly proportional to the product of the molar concentration or active mass of the reactant substances। यानी ये क्या कहता है कि हमारे पास एक reactant substances है, मतलब A प्लस बी है। अब इसका जो स्पीड है, द रेट या स्पीड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, अब ये केमिकल रिएक्शन हमारे पास, उसका जो स्पीड है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम पहले से जानते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम इसको कहते हैं कि अगर हम एक साइड को इंक्रीज़ करेंगे तो दूसरी साइड भी इंक्रीज़ होता जाएगा, अगर एक साइड को हम डिक्रीज़ करेंगे तो दूसरी साइड भी डिक्रीज़ होता जाएगा। तो ये आपस में रिलेटेड है। तो रिलेट जब होगा, डायरेक्ट रिलेट होगा, तो इसका मतलब ये है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कि, तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि स्पीड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा। किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? टू द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन, टू द प्रोडक्ट। किसका डायरेक्ट रिलेशन होगा कि हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है, उसका जो प्रोडक्ट होगा वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा। किस चीज़ का डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा? मोलर कंसंट्रेशन या एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस हो। जो हमारे पास मोलर कंसंट्रेशन है, मोलर कंसंट्रेशन हम इसको कहते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस वो कितने मोल का है, 1 मोल है, 2 मोल है, 3 मोल है, 5 मोल है, एट्सेट्रा। तो इसको भी मोलर कंसंट्रेशन को हम एक्टिव मास भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम नेट डिफिनेशन को देख ले क्लियरली, तो यहाँ पे कहता है कि हमारे पास जो स्पीड है केमिकल रिएक्शन का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज़ का? प्रोडक्ट का। और प्रोडक्ट में जो रिएक्टेंट में जो मोलर कंसंट्रेशन या एक्टिव मास है उसके वो क्या है, क्या कहते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब एक्टिव मास को हम केमिकल रिएक्शन में मोल पर डीएम क्यूब से भी हम इसको जाहिर कर सकते हैं, या इसको एक्सप्रेस जब हम करेंगे तो हम इसको बड़ी ब्रैकेट में बन करके उसको एक्सप्रेस करेंगे। अब हमारे पास एक फॉर एग्जांपल जनरल रिएक्शन है, उसके लिए हम मोल कंसंट्रेशन निकालेंगे। वो किस तरह के A प्लस बी और C प्लस डी। अब एक्टिव मास जो हमारे पास है ए के लिए वो क्या है? ए, इसको हमने पैरेंथेसिस बड़े ब्रैकेट में उसको बंद किया है। एक्टिव मास इज फॉर बी इज ये, फॉर सी इज ये, फॉर डी इज दिस। तो ये हमारे पास हो गए इसके लिए मोलर कंसंट्रेशन। अब ये हमारे पास मोलर कंसंट्रेशन हो गए कि अब क्या हो करेंगे हम? रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। पहले भी हमने कहा कि रेट हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन होता है। अब यहाँ पे हम जो किस चीज़ के लिए रेट लेते हैं? सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए। तो यहाँ पे हम कहीं कह सकते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मोल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्शंस। अब हमारे पास जो रिएक्टेंट्स है वो क्या है? हमारे पास एज प्लस बी जो रिएक्टेंट थे उसके लिए जब हम मोलर कंसंट्रेशन लेंगे तो हम लिखेंगे कि आर फॉरवर्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ द एक्टिव मास और मोलर कंसंट्रेशन जो हमारे पास है ए एंड बी। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? इस फॉरवर्ड को हम एज आ आर एफ से बी इसको जाहिर कर सकते हैं कि हमारे पास एफ का मतलब है कि फॉरवर्ड रिएक्शन। अब आर एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए एंड बी। अब क्या हम जब यहाँ पे ये प्रोपोर्शनलिटी को जब हम ख़त्म करेंगे टू रिमूव प्रोपोर्शनलिटी पुट कांस्टेंट के एफ कॉल्ड रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। के एफ हम यहाँ पे लगाएंगे और के एफ हम क्या कह सकते हैं? हमारे पास क्या है? फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट है। तो हमारे पास क्या होगा कि जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करेंगे आर एफ इज इक्वल टू के एफ ए एंड बी। सिमिलरली अब ये तो हो गया किस चीज़ के लिए? फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए। अब हम जब बैकवर्ड रिएक्शन के लिए लेंगे तो सेम टू सेम यही लेंगे। किस तरह लेंगे कि रेट ऑफ बैकवर्ड या रिवर्स रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सी एंड डी। अब हमारे पास रेट जो बैकवर्ड रिएक्शन के लिए हो गया, रिवर्स रिएक्शन के लिए होगा, उसको हम किस चीज़ से डिनोट करते हैं? आर एंड स्मॉल आर। अब आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी एंड डी, आर स्मॉल आर। जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी को जब हम यहाँ से ख़त्म करना चाहेंगे तो हम इसकी जगह क्या लगाएंगे? रेट कांस्टेंट लगाएंगे। और रेट कांस्टेंट किसके लिए? रिवर्स रिएक्शन के लिए, तो हम के आर लगाएंगे और सी एंड डी। अब वी आर के आर इज़ द रेट कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन। यहाँ पे के आर क्या है? रिवर्स रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट है रिवर्स रिएक्शन के लिए। नाउ एट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन। हमने भी पहले भी कहा कि हमारे पास रेट कांस्टेंट
कांस्टेंट जब होता है इक्विलिब्रियम में, वो हमारे पास क्या होगा, इक्वल होगा किस चीज़ पे, इक्विलिब्रियम में, कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल होगा इक्विलिब्रियम स्टेट पे, रेट ऑफ द रिवर्स डायरेक्शन पे। तो अगर हम जब ये वैल्यू लगाएंगे तो क्या करेंगे कि पुट द वैल्यूज ऑफ आर एफ एंड आर आर। तो क्या लगाएंगे कि आर एफ के लिए हमारे पास वैल्यू क्या है, आर एफ के लिए यही वैल्यूज़ है कि आर एफ के एफ ए एंड बी, के एफ ए एंड बी इज इक्वल टू, हमारे पास रिवर्स रिएक्शन के लिए कौन सी वैल्यूज़ हैं, आर, ये रिवर्स रिएक्शन के लिए के आर सी एंड डी, ये हमारे पास एक इक्वेशन हासिल हो गया। अब हम इसके लिए एक एक्सप्रेशन निकालेंगे, डिराइवेशन ऑफ द एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ अ जनरल रिएक्शन। ये हमारे पास एनी रिएक्शन है, उसके लिए हम क्या करेंगे, एक रेट कांस्टेंट निकालेंगे या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालेंगे। अब हम सबसे पहले ये हमें पता होना चाहिए कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है। डिफिनीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी, हमारे पास डिफिनीशन है कि द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट विद दैट ऑफ द रिएक्टेंट्स इन अ रिवर्स रिएक्शन व्हेन इक्विलिब्रियम रीचेज। क्या कहता है कि हमारे पास रेशियो आता है, किस चीज़ का रेशियो आता है, प्रोडक्ट के विद दैट ऑफ द रिएक्टेंट्स, यानी प्रोडक्ट के रिएक्टेंट्स में जो रेशियो हमारे पास आता है रिवर्स रिएक्शन में, जब इक्विलिब्रियम आ जाता है तो इस वक्त जो भी रेशियो हमारे पास आता है उस रेशियो को हम कहेंगे कि हमारे पास किस चीज़ की रेशियो है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। द अबव इक्वेशन 1, हमारे पास जो अब ये इक्वेशन 1 है उसको हम दोबारा लिखेंगे इधर ही कि आर एफ एंड आर आर। अब इसकी वैल्यू हम जब पुट करेंगे, आर एफ की वैल्यू है हमारे पास के एफ ए एंड बी, और आर आर की वैल्यू है हमारे पास के आर सी एंड डी। अब हम इसको क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे। तो रीअरेंज जब हम करेंगे तो उसके हमारे पास आएगा कि के एफ और ये के आर हमारे पास इस साइड पे आ जाएगा। तो जब मल्टीप्लिकेशन दूसरे साइड पे जाता है तो डिवीजन डिवाइड होगा, तो के एफ और के आर डिवीजन के फॉर्म में आ जाएगा, और ये हमारे पास सी डी अपनी जगह पे होंगे और ये दूसरी साइड पे आ जाएंगे। तो हमारे पास आ जाएंगे ए एंड बी, ये हमारे पास इक्वेशन 2 हो गया। अब जब हम इसके लिए निकालेंगे रेशियो तो हमारे पास आएगा कि के एफ बाई का के आर जो है वो हमारे पास इक्वल है, किस चीज़ के इक्वल है, के सी के, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। तो यहाँ पे जो के एफ बाई के आर था वो हमारे पास इक्वल हो गया के सी के, और हमारे पास सी एंड डी जो हो गया वो हमारे पास क्या है, एक्टिव मास ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट विद दैट ऑफ द रिएक्टेंट्स। तो ये हमारे पास क्या हो गया, रेशियो हासिल हो गया। अब ये रेशियो हम इसको नहीं कह सकते, इसकी जगह हम आगे क्लासेस में जो हम लेंगे तो इसमें से हम क्या पुट करेंगे, इसकी अपने अपनी वैल्यूज़ होगी। तो हम जब इस वैल्यूज़ को इसमें पुट करेंगे तो इसके दरमियान एक रेशियो आ जाएगा, इस रेशियो को हम कहेंगे कि हमारे पास क्या है, के सी। तो ये जनरल एक एक्सप्रेशन हो गया एक इन जनरल रिएक्शन के लिए। इसके बाद इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे कि हमारे पास जो जनरल इस किस्म के रिएक्शन है, हम एक जनरल रिएक्शन से किस तरह रेट एक्सप्रेशन निकालेंगे। अल्लाह हाफिज़, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।